बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल जो पढ़ा था बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी और काकोरी कांड के बारे में पढ़ा था। काकोरी कांड के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं 1927 में। 1927 में पहुंचते हैं और 1927 की घटनाओं को पढ़ते हैं। और 1927 में बेटा आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक होगा वो साइमन कमीशन होगा, सीमोन कमीशन होगा और लाहौर मीटिंग, कांग्रेस की लाहौर मीटिंग जो मेन डिस्कशन करना है। आज हमें ये दो टॉपिक डिस्कशन करना है। बहुत अच्छे से पढ़ना। और बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, दिस टू टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला साइमन कमीशन और दूसरा डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज मीन्स लाहौर कांग्रेस मीटिंग। तो बच्चों साइमन कमीशन के बारे में हम थोड़ा पृष्ठभूमि पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया था कि 1990 में बेटा एक्ट ऑफ 1919 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्ट ऑफ 1919 जिसका नाम बेटे क्या दिया था, मॉडले मिंटो एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, या उसका जो नाम दिया गया था मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट दिया गया था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट उसको किस बेस पर नाम दिया गया था। मिस्टर मेंटिक्यू जो थे वो इंडियन सेक्रेटरी थे, इंडियन सेक्रेटरी हु बिलोंग टू द इंग्लैंड एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर हाउस ऑफ द इंग्लैंड पार्लियामेंट। एंड जो चेम्सफोर्ड, मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड और चेम्सफोर्ड जो थे वो बेटा उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो उन्हीं दोनों के नाम पर उसे मिलाकर के मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट रखा गया था नाम। तो वो एक्ट आया और उसी एक्ट में जो ये एक्ट ऑफ 1919 जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिसका नाम बेटा मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, चेम्सफोर्ड एक्ट था बेटा। इसी एक्ट में ये प्रोविजन था, इन दिस एक्ट इट वाज एक्सप्लेन, इट वाज प्रोविजन इन दिस एक्ट दैट आफ्टर एवरी 10 years later a commission will send to the India from the England to India which will evaluate the function of the एक्ट ऑफ 1919। बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एक्ट था 1919 का एक्ट जिसे मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि इस एक्ट में हमने पावर का डिवीजन किया था। और पावर को मैंने बताया था कि हमने दो पार्टों में बांटा था, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और फिर मैंने बताया था। वैसे मैं बता दूं कि पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई थी, लेकिन पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया था, क्योंकि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसका एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं था क्योंकि ये पूरी पावर्स उठा के बेटा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। इस वजह से पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं था। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर टोटली इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेल्प से जिसे काम करना था। एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबर थे वो बेटा कंप्लीटली अपॉइंटेड बाय इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ, जो कि क्या कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करती थी। तो वो सब के सब बेटे वहां से थे और पूरी की पूरी पावर हम कह सकते हैं कि साथ में जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो टोटली वाज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज अपॉइंटेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड या बाय द क्राउन ऑफ द इंग्लैंड। हम आपको बता दें बेटा ये जो मतलब ड्यूअल सिस्टम बनाया गया था कि कुछ पावर्स मिनिस्टर के हाथ में होंगी, कुछ पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर के पास, स्टेट गवर्नर के पास होंगी। ये बाद में एक्ट ऑफ 1935 का एक्ट आएगा, वहां तक खैर आपका कोर्स नहीं है क्योंकि आपका जो सिलेबस होगा 1932 तक खत्म हो जाएगा, 1932 के आगे नहीं जाएगा, इस वजह से हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा प्रोविजन बता दें कि ये जो ड्यूअल सिस्टम यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था 1919 के एक्ट में स्टेट में, इसी ड्यूअल सिस्टम को 1935 के एक्ट के थ्रू बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं आता लेकिन आगे आता है, कंपटीशन में आता है कि वो ड्यूअल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी थी, वो हम अगर टाइम मिलेगा तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज हम तुम्हें एक्ट ऑफ 1919 के एक्ट के बारे में बता रहे थे। तो बेटा मैंने तुमको इसमें ये भी बताया था, एक्ट ऑफ 1919 में मैं तुमको ये भी बताया था, नहीं बताया था, सिर्फ जो बताया था वो बताया था कि पावर का डिवीजन कर दिया गया था और आफ्टर दैट मैंने छोड़ दिया था। जबकि बेटा एक्ट ऑफ 1919 जिसे मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा गया था वो बेटे अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। उसमें एक्सप्लेन था कि कितने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, किस स्टेट के कितने मेंबर्स होंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने होंगे, बहुत कुछ बेटा एक्सप्लेन किया गया था। बट हमको जितना काम से मतलब था कि पावर का डिवीजन किया गया था बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एक्ट ऑफ 1919 था मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, बच्चों वो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था और उसी के इवेल्युएशन के लिए जिसे इंप्लीमेंट किया गया। और उसी एक्ट में, एक्ट ऑफ 1919 में मतलब मेंटिक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में ये प्रोविजन था कि 10 ईयर के बाद आफ्टर लेटर ऑन
10 years ए कमीशन विल सेंड टू इंग्लैंड टू इंडिया, और वो इवेलुएट करेगा कि एक्ट ऑफ 1919 कितना सक्सेस और कितना सक्सेसफुल वर्क कर रहा है, और इसमें क्या अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या चेंज करने की जरूरत है, और क्या इसकी सक्सेस है। इस चीज का इवेल्युएशन करने के लिए इसी एक्ट में ही प्रोविजन था कि लेटर ऑन 10 इयर्स के बाद एक कमीशन भेजा जाएगा। तो जो साइमन कमीशन भेजा गया था कोई नया कमीशन नहीं था, दैट वाज अकॉर्डिंगली टू द एक्ट ऑफ 1919, मतलब मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट का एक हिस्सा ही था कि आफ्टर लेटर ऑन 10 इयर्स के बाद कमीशन आना। बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1919 के एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि 1919 में मैंने पहले बताया था कि 1914 से 1918 तक बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। 1914 टू 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार कंटिन्यू किया था। 1918 में इंग्लैंड में फिर चुनाव हुए, क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पाए थे। इस वजह से 1918 में जैसे वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो वहां पर इलेक्शन हुए। मैं आपको बता दूं दोनों वर्ल्ड वार बेटा, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 1918 तक चला था, 1918 तक ये भी कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में चला था। कंजर्वेटिव पार्टी की उस समय इंग्लैंड में गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी उस समय। और बेटा जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला गया, सेकेंड वर्ल्ड वार कब से चला था बेटा? 3 सितंबर 1939 टू अगस्त 1945, अगस्त 1925 तक चला था, 1939 तक चला था बेटे, अगस्त 1939, यानी अगस्त 1939 टू सितंबर 1939 टू अगस्त 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार कंटिन्यू किया था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड था 19 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939 को बेटा ब्रिस्टन चर्चिल हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बिलोंगिंग फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिस्टन चर्चिल जो कि 1939 में इंग्लैंड के पीएम थे। और बच्चों मिस्टर जैक सिराक जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे 1939 में, और मिस्टर रूजवेल्ट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन तीनों ने 1 सितंबर 1939 को मीटिंग किया था। 3 सितंबर 1939 को मीटिंग किया था। और क्योंकि 1 सितंबर 1939 को बेटा हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, इस वजह से 3 सितंबर 1939 को इसी मीटिंग में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि नाउ सेकेंड वर्ल्ड वार हैज बीन स्टार्टेड। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया था। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि दोनों वर्ल्ड वार जो लड़े गए बेटा इंग्लैंड वर्ल्ड पे जो लड़े गए, उस समय इंग्लैंड में एक पार्टी की जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की ही सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी के समय में ही दोनों वर्ल्ड वार लड़े गए। तो 1914 से 1918 तक बेटा वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। 1918 के एंड में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, और उस इलेक्शन में बेटा कौन जीतता है? लेबरर पार्टी की सरकार बनती है। लेबरर पार्टी की सरकार बनती है। इंग्लैंड में मैंने पहले बताया था कि दो ही पार्टी, आज भी बेटे इंग्लैंड में दो ही पार्टियां अपनी सरकार को टर्मिनेट करती रहती हैं, अपनी पावर को चेंज करती रहती हैं। कभी लिबरल पार्टी की सरकार बनती है, कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है। आपको हम बता दें कि अभी जो इस समय वहां पर है तो बेटा कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चल रही है। मिस्टर जॉनसन जिनको भी कुछ दिन पहले कोरोना जैसी डिसीज हो गई थी, तो वो बेटा कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके पहले भी जो बेटा लेडी थी वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, और उसके पहले जो डेविड कैमरून थे इंग्लैंड के पीएम, वो भी बेटा कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करते थे। और उसके पहले डेविड कैमरून के पहले बेटा वहां लिबरल पार्टी की सरकार थी, और लगातार 10 साल तक वहां पर लगभग 9 साल कुछ महीनों तक लगभग वहां टोनी ब्लेयर वहां के पीएम थे। टोनी ब्लेयर बेटे आपके यूरोपियन यूनियन, जिसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, कि यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस बेटा बेल्जियम में कि ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल की ब्रुसेल्स में है। तो उस यूरोपियन यूनियन के पहले हेड थे बेटा टोनी ब्लेयर, एक्स पीएम ऑफ द इंग्लैंड। उस समय वो इंग्लैंड के पीएम थे। तो बच्चों मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि 1918 में जब ये इलेक्शन हुए तो बेटा वहां पर जब 1919 में सरकार किसकी बनी बच्चों? लिबरल पार्टी की। तो लिबरल पार्टी की सरकार ने एक्ट ऑफ 1919 भेजा था, और काफी कुछ इंडियन के लोगों को डिमांड को फुलफिल किया था। भले ही उन्होंने पावर को पार्शियल तरीके से बांटा था, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कम से कम हमें इतना सम्मान दिया था कि हम उनके बराबर में बैठ सकते हैं। अब हम गवर्नमेंट में क्या हिस्सा बन गए थे, इंडियंस भी गवर्नमेंट चलाने में एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने लगे थे। हम आपको ये समझा रहे थे। फिर इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि 1919 के एक्ट में ही, उसी एक्ट में ये प्रोविजन था। तो बच्चों वो टाइम पीरियड 1928 और 29 में 1929 में पूरा हो रहा था, 10 साल 1929 में। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम्स क्या हो गई कि 1924 में जब इंग्लैंड में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं
तो उस इलेक्शन में बच्चों वहां पर जो पार्टी की सरकार बनती है वो फिर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आ जाती है, और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को 1928 के इलेक्शन में फिर से बच्चों 1924 के इलेक्शन में वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आती है, और वो 5 साल चलने के बाद जो इलेक्शन हेल्ड होने थे 1928 में जिन्हें हेल्ड होना था, उस इलेक्शन तक कंजर्वेटिव पार्टी को ये लगने लगा था कि अगला चुनाव हम हार जाएंगे। कंजर्वेटिव पार्टी ये फील कर रही थी कि अगला चुनाव हम हार जाएंगे, और जब अगला चुनाव हम हार जाएंगे तो श्योर है कि जो सरकार बनेगी बेटा वो लिबरल पार्टी की सरकार बनेगी। और लिबरल पार्टी, हम पहले आपको बता चुके कि लिबरल पार्टी बहुत ज्यादा हद तक इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करती थी कंपैरेटिवली। हम ये नहीं कहते कि ओपनली वो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको फ्रीडम दे देंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव पार्टी के लिबरल पार्टी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लिए। तो इस वजह से उनको लगा कि अगर 1928 का चुनाव हम हार गए, 1928 का चुनाव हम हार गए तो लिबरल पार्टी की सरकार बनेगी, और 10 ईयर्स ऑफ द मेंटेगू-चेम्सफोर्ड एक्ट के होने जा रहे हैं, और वो 10 ईयर्स 1928 के एंड में 1929 तक पूरे होंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि लिबरल पार्टी के समय उस कमीशन को भेजने का टाइम आएगा, और लिबरल पार्टी श्योर है कि एक ऐसे कमीशन को भेज देगी बेटा जो कि एक ऐसे लोगों के ऐसे मेंबर बना के कमीशन को भेज देगी जो ज्यादा इंडिया के लोगों को ज्यादा फ्रीडम की डिमांड कर देंगे, और सरकार उसे शायद फुलफिल भी कर दे। इस वजह से लिबरल पार्टी के रास्ते को रोकने के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ द लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी ने जिस कमीशन को बेटा 1928 के एंड में आना था, 1929 के स्टार्टिंग में आना, 1928 के एंड में या 1929 के स्टार्टिंग में आना था, उस कमीशन को 1 साल पहले एंड ऑफ 1927 पर ही भेज दिया। ये भेजने का मेन पर्पज मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लो बेटा कि भेजने का मेन पर्पज था कि हम जो कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी की आने वाली सरकार होगी उसको ऐसा ब्लॉक कर देते हैं उसका रास्ता कि उस कमीशन को हम पहले ही भेज देते हैं, तो लिबरल पार्टी उस कमीशन को भेज नहीं पाएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया के लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं देंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये मैटर ये चला था, लेकिन तुम्हारी बुक में लिखा होगा बेटा कि 1927 में के एंड में या स्टार्टिंग का 1928 दिया होगा कि स्टार्टिंग ऑफ 1928 या एंड ऑफ 1927 के एंड में जो कमीशन आया वो आगे उसका इंडिया में अपोज क्यों किया गया। तो आपको हम बता दें जो रिटर्न तौर पर है वो ये था बेटा कि जो साइमन कमीशन आया था जिसके हेड जॉर्ज साइमन थे, उन्हीं के नाम पर बेटा उसे साइमन कमीशन रखा गया था। तो जो साइमन कमीशन के मेंबर थे पूरे 7 मेंबर थे बेटा, पूरे मेंबर इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ऑल द मेंबर्स वर बिलोंगिंग फ्रॉम द इंग्लैंड, नन सिंगल मेंबर्स वाज बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडिया। जबकि इंडिया के लोगों का कहना था कि जो कमीशन भारत के ही भाग्य का फ्यूचर ही डिसाइड करेगा, द कमीशन विच इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, उसका मेंबर तो एटलीस्ट 1-2 मेंबर इंडियन होना चाहिए। तो इस बात पे उसका अपोज किया गया। तो मैं आपको समझा रहा था, जबकि अपोज का मेन पर्पस था कि वो भी इंडियंस भी जानते थे, जो लीडर्स पढ़े लिखे लीडर थे वो जानते थे कि कंजर्वेटिव पार्टी के मंसूबे क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी क्यों इस कमीशन को 1 साल पहले भेज रही है, क्योंकि इट वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ द साइमन कमीशन, वो लिबरल पार्टी। इस वजह से इस कमीशन से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका पर्पज ये है, साइमन कमीशन का पर्पज ये है कि लिबरल पार्टी के रास्ते को रोक देना, ताकि लिबरल पार्टी इस कमीशन को न भेज सके और हम सारी मतलब हम पहले से भेज दे और उसमें ज्यादा रिजिड लोगों को भेज देंगे, वो ज्यादा फ्रीडम की डिमांड नहीं करेंगे और उसका पॉजिटिव एवेल्युएशन नहीं करेंगे। इस वजह से रिजल्ट क्या होगा कि हम लोग ज्यादा फ्रीडम इंडियंस को नहीं देंगे। और लेकिन इंडिया में इसका अपोज किस नाम पे किया गया, अगर आता है तो आप लोग यही लिखोगे बेटा कि इट वाज अपोज्ड, साइमन कमीशन वाज अपोज्ड इन इंडियन बिकॉज नो सिंगल मेंबर्स वाज बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडिया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द, जो कि 7 मेंबर थे साइमन कमीशन के बच्चों में आपको बता दूं 7 मेंबर थे, और पूरे के पूरे मेंबर्स बेटा कहां से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, सब ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से इसका इंडिया में अपोज किया गया। आपको यही लिखना है, आपको ये पूरी हिस्ट्री नहीं लिखना कि कंजर्वेटिव पार्टी ने ऐसा किया, कंजर्वेटिव नहीं चाहती थी, लेकिन इसका अपोज इसी बात पे किया कि सिंगल मेंबर्स इंडियंस नहीं है। तो इस तरीके से साइमन कमीशन जो आया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साइमन कमीशन बनाया कब गया, 1927 के एंड में। इंडिया कब आया बेटा, 1928 की डेट देगा, स्टार्टिंग ऑफ 1928 मतलब जनवरी 1928 देगा। और इसका किसके समय बनाया गया बेटा, जॉर्ज टेरी गवर्नमेंट के थ्रू इसे बनाया गया था। टेरी गवर्नमेंट, जॉर्ज टेरी बेटा उस समय इंग्लैंड के पीएम थे और किस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, कंजर्वेटिव पार्टी। जॉर्ज टेरी थे और क्या नाम से और इसके जो जॉर्ज साइमन कमीशन का जो हेड थे वो जॉर्ज साइमन थे। कौन थे बेटा, जॉर्ज साइमन थे।
जॉर्ज साइमन साइमन कमीशन के हेड थे, उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। और बच्चों इसके जो मेंबर थे वो 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। और ये 7 पूरे के पूरे मेंबर्स बेटा इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे, इनमें कोई भी मेंबर इंडिया से बिलोंग नहीं कर रहा था। ये साइमन कमीशन के बारे में है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइमन कमीशन के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। साइमन कमीशन का बेटा 1927 में बना, 1928 में इंडिया आया और उस समय इंग्लैंड के पीएम जो थे वो जॉर्ज टेरी थे। टेरी गवर्नमेंट के थ्रू इसे भेजा गया था। और उस समय किसकी सरकार चल रही थी? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चल रही थी। किसके लीडरशिप में बना था साइमन कमीशन बेटे? मतलब जॉर्ज साइमन के लीडरशिप में बना था। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स। इट कंटेन द 7 मेंबर्स। इसे इंडिया में स्ट्रांगली अपोज किया गया क्योंकि ऑल द मेंबर्स were belonging from the England. No single members was belonging from India, and it was opposed by Indians, saying that this commission is going to decide the future of India, but no single Indians is able to be the member of this commission. On this basis इस बात स्ट्रांगली अपोज। वैसे मैं बता चुका हूँ कि इसके अपोज करने का मेन रीजन क्या था, क्योंकि उनको पता था कि कंजर्वेटिव पार्टी क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती कि इंडियन लोगों को कुछ भी फ्रीडम का हिस्सा दिया जाए। इस वजह से उन्होंने लिबरल पार्टी के रास्ते को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भेजा है। जबकि अगर वो कुछ दिन रुक जाते हैं तो कुछ दिन के बाद वहाँ इलेक्शन थे और उस इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी हारने वाली थी और लिबरल पार्टी जीतने वाली थी। रिजल्ट क्या था? लिबरल पार्टी अपने हिसाब से कमीशन भेजती और वो इंडिया के लोगों को ज्यादा फ्रीडम के रिकमेंड करती और इंडिया के लोग ज्यादा फ्रीडम पाते। तो इस वजह से ये इंडियंस भी जानते थे, इस वजह से इंडियंस ने इसका स्ट्रांग अपोज किया। आप लोगों को बेटा इतना समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कि बेटा साइमन कमीशन के मेंबर आगे बेटा कहां उतरे? मुंबई में आकर के उतरे। मुंबई में आकर के मतलब बॉम्बे में आकर के उतरे। और मुंबई में बेटे जैसे साइमन कमीशन के मेंबर उतरे तो उनका हड़ताल से स्वागत किया गया। हड़ताल से बेटा, हड़ताल या स्ट्राइक से स्वागत किया गया। स्ट्राइक वर्ड का अच्छा होता है, हम हड़ताल ही कर सकते हैं कि हड़ताल से उनका स्वागत किया गया। इंडियन लोग में हड़ताल से ही साइमन कमीशन का बेटा साइमन कमीशन के मेंबर का स्वागत हड़ताल से किया गया। और कहा जाता है कि जब वो बेटा रेलवे लाइन रेल ट्रेन के थ्रू कहां से? मुंबई से पुणे जा रहे थे तो ये रेलवे लाइन और बेटे और रोड लाइन दोनों पैदल जा रहे थे। साइमन कमीशन के मेंबर्स बेटा ट्रेन में बैठे हुए थे और लोग जो इंडियन लोग थे वो क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट लोग थे, वो उनको अपनी गाड़ियों से उनको फ्लैग दिखा रहे थे। साइमन गो बैक फ्रॉम हियर। साइमन मेंबर साइमन कमीशन गो बैक फ्रॉम इंडिया। इंडिया में आपकी कोई जरूरत नहीं है। गो बैक मतलब इसे इंडिया में स्ट्रांगली अपोज किया गया साइमन कमीशन के मेंबर्स को। अब जो इसी में एक घटना में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसका कमीशन का अपोज में कुछ घटनाएं हुई। और ये सबसे बड़ी घटना जो हुई बेटे साइमन कमीशन के अपोज में हुई वो बेटा हुई लाहौर में। कहां पर हुई? लाहौर में हुई बेटा। लाहौर पे सबसे बड़ी घटना हुई। लाहौर जो कि पंजाब की उस समय बेटा कैपिटल थी। क्या थी? पंजाब की बेटा कैपिटल थी उस समय लाहौर। अब तो लाहौर कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय पंजाब, आज भी बेटा पंजाब पाकिस्तानी पंजाब की कैपिटल है लाहौर। लाहौर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी कैपिटल बना करके लाहौर को ही अपनी कैपिटल बनाया था और वहीं से उसने रूल किया था। तो लाहौर में बहुत फेमस चीजें कुछ भी है, जैसे कुछ चीजें फेमस है। हुमायूं का मकबरा भी बेटे लाहौर में ही। हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है, लेकिन जहांगीर का मकबरा बेटा जहांगीर का मकबरा लाहौर में ही बना है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनाया गया है। और जहांगीर के मकबरे के पास ही बेटे अनारकली का मकबरा है। अनारकली के बारे में कहा जाता है कि हिस्ट्री तो उसको यही बताती है कि अनारकली नाम की कोई लेडी नहीं थी, लेकिन लाहौर में उनका मकबरा बना हुआ है। और उस मकबरे में कहा जाता है कि सलीम ने लिखवाया था कि ऐ खुदा, अगर मैं अपने दोस्त की इनायत लास्ट मोमेंट में एक बार और कर लेता तो कयामत के दिन तक मैं खुदा का शुक्रगुजार रहता। ऐसा करके कुछ लिखा है अनारकली के टॉम्ब में। तो लाहौर, तो बेटा जब इसी लाहौर में पहुंचे साइमन कमीशन के मेंबर, तो बेटा वहां पर साइमन कमीशन के अपोज के लिए एक एंटी साइमन रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ठीक है, जब लाहौर कमीशन के मेंबर्स जो लाहौर पहुंचे बेटा, साइमन कमीशन के मेंबर लाहौर पहुंचे, तो लाहौर जब पहुंचे तो वहां पर बेटा एक एंटी साइमन रैली ऑर्गेनाइज की गई। और किसके लीडरशिप में? लाला लाजपत राय के लीडरशिप में। लाला लाजपत राय के लीडरशिप में, जिन्हें
जिन्हें बेटा लाला लाजपत को लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है। लाइन ऑफ पंजाब यानी हिंदी में कहें तो शेर ए पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय को लाइन ऑफ पंजाब यानी शेर ए पंजाब कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय की लीडरशिप में बेटा एंटी साइमन रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया गया और उस रैली में लाला लाजपत साइमन कमीशन के मेंबर्स का अपोज किया जा रहा था। और कहा जाता है कि जो साइमन कमीशन के एक मेंबर थे जिनका नाम था बेटा, अब थोड़ा सा हम बुक से बाहर चल रहे हैं बट इतना समझो यहाँ तक तो तुम्हारे बुक में है कि साइमन कमीशन का अपोज लाहौर में किया गया और लाहौर में लाठियां बरसाई गई और लाठियां ज्यादा लग गई बेटा किसको, लाला लाजपत राय को सर में गहरी चोट लग गई और उनकी डेथ हो गई। कहा जाता है अपनी डेथ के पहले उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के द्वारा मेरे शरीर पर मारी गई एक एक लाठी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताबूत की कील बन जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा भी था। ही हैज आल्सो अनाउंस दैट द एवरी स्टिक्स एवरी, अब हम हिंदी में बोलते हैं ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरे शरीर पे जितनी लाठियां पड़ी हैं ये एक एक लाठी बेटे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबूत की कील बनेगी। ताबूत मतलब जब कोई चीज की डेथ हो जाती है तो उसे जिसमें पैक किया जाता है उसे ताबूत कहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताबूत बन जाएगी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंड होने का रीजन बन जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने लास्ट मोमेंट में कहा था जब क्या कहते हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस चोट आ गई थी। तो बेटा चोट क्यों मारी आई ये पहले हम पढ़ लेते हैं। तो कहा जाता है कि जो साइमन कमीशन के मेंबर थे उनमें से एक बहुत तेज तर्रार मेंबर था जिनका नाम स्कॉटिश था। बेटा आउट ऑफ कोर्स चल रहे हैं, यहाँ तक तुम्हारे कोर्स में, इसके बाद की कहानी तुम्हारे कोर्स में नहीं लेकिन पढ़ लो बेटर रहेगा। तो वहां पर बेटा स्कॉटिश साइमन कमीशन के एक मेंबर थे और स्कॉटिश थोड़ा तेज तर्रार थे और जब वो लाहौर पहुंचे और लाहौर में बेटा उनका स्ट्रांगली अपोज हो रहा था, हर जगह अपोज कर रहे थे, जहां जा रहे थे वहीं उनको लिखा मिल जा रहा था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो उन्होंने सैंडर्स को जो उस समय लाहौर के पुलिस अधिकारी थे उनको बुला करके कहा जाता है उन्होंने काफी डांट दिया, काफी कहा कि आप ऐसे व्यवस्था करते हैं, आप हम जहां जाते हैं वहीं हमारा अपोज हो रहा है। तो सैंडर्स भी काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया और लाठी चार्ज के ऑर्डर में बेटे पुलिस की लाठियां ज्यादा किसको पड़ गई, लाला लाजपत राय जो हु वाज लीडिंग द एंटी साइमन रैली, उनके पीठ ज्यादा चोट लग गई बेटा। और रिजल्ट क्या हुआ कि लाला लाजपत राय की कुछ दिनों 2-3-4 दिनों के बाद डेथ हो गई। ठीक है, तो अब हम तो जानते हैं बेटा इसके बाद तो बवाल होना ही था। इसके बाद और ये भी बवाल तो तब तो और होना था बेटा कि उन्हें शेर पंजाब कहा जाता था और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये थे कि भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु बेटे लाला लाजपत राय को अपना पॉलिटिकल टीचर मानते थे क्योंकि वो भी पंजाब से बिलोंग करते थे और अपना हेड मानते थे, अपना पॉलिटिकल टीचर मानते थे लाला लाजपत राय को। तो उसके आगे तो बवाल होना ही था। तो अब बच्चों क्या हुआ कि जब क्या कहते हैं तो ये कहाँ की घटनाएं पढ़ रहे हैं, पंजाब की घटना पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या घटनाएं पढ़ रहे हैं, साइमन कमीशन के अपोज की बातें पढ़ रहे हैं बेटे। जब ये बात पता चली, ये बात जब बेटा साइमन कमीशन के मेंबर को पता चली, साइमन कमीशन के मेंबर को जब ये बात पता चल गई कि साइमन कमीशन को आगे मतलब जब ज्यादा चोट लगे था, ज्यादा चोट लगे तब होगा। तो जब ज्यादा बेटा मतलब चोट लग गई, उनकी डेथ हो गई, तो बेटा इन लोगों ने क्या किया, कौन कौन से बेटा, भगत सिंह और बेटे सुखदेव राजगुरु बेटा किसको मानते थे, मतलब लाला लाजपत राय को अपना पॉलिटिकल टीचर मानते थे। पॉलिटिकल